अगर आपको पृथ्वी में जो अलग अलग रॉक्स का सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स जो आप देख रहे हो, मतलब रॉक्स, आप एज अ कॉमन मैन कभी भी आप पृथ्वी पर चलते हो, आप कहीं गांव में, आप कहीं फॉरेस्ट में चलते हो, जो कुछ आप देख रहे हो सभी चीज रॉक के ऊपर है। पानी में भी आप घूम रहे हो तो भी पानी के नीचे जो सतह है, सतह में भी रॉक का लेयर है। ये सब आपको समझने के लिए पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ ये आपको समझना जरूरी है। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली मैं वहां से स्टार्ट करूंगा कि इतनी बड़ी पृथ्वी, हम एक लाइफ के अंदर हम कभी आ, हर चीज, हर देश, हर कॉन्टिनेंट, हर जगह नहीं देख सकते, इतनी बड़ी पृथ्वी है। तो हमारा अस्तित्व बहुत ही छोटा सा है। फिर भी इन कंपेयर टू द एंटायर सोलर सिस्टम, हमारी पृथ्वी एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा कण है। और पूरी ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी के बारे में हम सोचते हैं। पूरी गैलेक्सी मतलब हमारा जो तारा विश्व है, उसमें हमारा जो तारा है, हमारा जो सूर्य है, वैसे कई सूर्य है। कई का मतलब है यहाँ 200 बिलियन जितने सूर्य है, जिसमें हमारा सूरज एक छोटा सा कण मात्र है। तो इसके अंदर एक छोटी सी पृथ्वी है, इसमें भी हम कभी कुछ नहीं समझ पाए, हम कभी देख नहीं पाएंगे, इतना हमारा क्षुल्लक अस्तित्व है। वो वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। और इसी के अंदर इतनी सारी विविधता है हमारी पृथ्वी पर। आप जो पीछे देख रहे हैं बड़ा जंगल है, और जंगल कैसे बना, पानी कैसे आया इस पृथ्वी पर, अलग अलग कंटिनेंट कैसे बना इस पृथ्वी पर, ये सब जानने में सही में आपको दिलचस्पी रहेगी। लेकिन एक छोटे से 1 घंटे के लेक्चर में मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि पृथ्वी पहले एक बड़ा वायु का एक गोला था। जब वो सूरज से अलग हुई तब एक वायु का बड़ा गोला था, और उस वायु का गोला धीरे धीरे लिक्विड का बॉल बन गया, लिक्विड का गोला बन गया। जो आज कई ग्रह लिक्विड का लिक्विड फॉर्म में है, एक तरल फॉर्म में है। और पृथ्वी पहले ऐसे तरल फॉर्म में भी थी, पहले वायु फॉर्म में, फिर तरल अवस्था में थी। और इसके बाद जब अपनी एनर्जी बाहर निकाल दी, धीरे धीरे रोज पृथ्वी मर रही है, रोज अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही है। जब एनर्जी बाहर निकलती है तो धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है। पहले ऊपर की सतह ठंडी हुई, जिससे एक हार्ड लेयर बना, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फियर। और लिथोस्फियर का ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो लिथोस्फियर फॉर्म हुआ, इसके अंदर का जो हिस्सा है जिसको हम मेंटल बोलते हैं। और वो मेंटल में सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड ऐसे लेयर्स हैं। और अंदर का, मेंटल से भी अंदर, जो पृथ्वी के गर्भ तक, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी का कोर, उस कोर के अंदर सॉलिड आयरन और निकल है। और सॉलिड आयरन और निकल के ऊपर लिक्विड आयरन एंड निकल का सल्फाइड्स है। तो ये सब चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई उस जमाने में, जब पृथ्वी का उद्भव 4.5 अरब साल पहले हुआ है। 4,500 मिलियन साल पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ। इसके बाद ठंडी होने में उसको 400 मिलियन साल लगे। 400 मिलियन साल के अंदर अंदर से जो पानी था वो धीरे धीरे बाहर आया, वायु स्वरूप में पानी बाहर आया। इसके बाद वो इतनी ठंडी हुई कि पानी सतह पर टिक पाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अंदर तो आज भी 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, लेकिन सतह पर हमको 37 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये सब चीजें लिक्विड और वायु फॉर्म में जब पृथ्वी थी तब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो हमको ऐसा जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन मिला है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं होता तो हम अब आज जो पूरी पृथ्वी को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और जी रहे हैं, वो कभी नहीं जी पाते। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इससे गर्भ बना। और गर्भ जो बनने से इतना हैवी, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी करीबन 13.5, 13.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी जबरदस्त घनता निकल और आयरन का जो गोला है,
इसने पाई। तो इससे एक मैग्नेटोस्फीयर बना। तो पूरे पृथ्वी के आसपास एक मैग्नेटोस्फीयर है, एक वातावरण है, और वो मैग्नेटोस्फीयर के साथ हमारी पृथ्वी का इतना अंदर संकेंद्रण है कि ग्रेविटेशन भी है। तो ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये दोनों मिला के पृथ्वी को एक बड़ा आवरण मिला है, मैग्नेटोस्फीयर मिला है, जिस आवरण से हम बाहर से जो आती हुई रेज है, जिसको हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं, और सन जो रेज हमारे पर हमेशा हर सेकंड जो रेज दे रहे हैं, मतलब किरणें होती है, किरणें इतनी भयंकर है कि हम एक सेकंड के अंदर हम मर सकते हैं। तो उस जो किरणें हैं, उस किरण को रोक देती है। तो इसलिए वी गॉट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रोटेक्टिव लेयर few hundred kilometers from the surface of the earth. इसके बाद हमारे पास एक दूसरी आवरण है जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। उस आवरण से जो बाहर से किरणें जो आती है, सूरज की किरणें, उसमें अल्ट्रावायलेट किरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरण को वो शोष लेती है और शोष के उसको डिसमेंटल कर देती है। तो इससे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट किरण कैनॉट कम इनटू द एटमॉस्फेयर ऑन टू द सरफेस बिकॉज इट इज हजार्डस। सो ये पूरा ओजोन का भी लेयर मिला है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटी ने हमको आवरण दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ने हमको मैग्नेटोस्फीयर दिया। ये सब प्रोटेक्टिव लेयर अगर नहीं होते तो हम जी नहीं पाते। ये एक अनूठा संयोग है। पृथ्वी का जो स्थान है पूरे सोलर सिस्टम में, वो भी एक अनूठा है। सूरज से कुछ किलोमीटर दूर ये जो हमारा होना और हमारी धरी पर जो घूर्णन है, वो भी कुछ जो जो 24 घंटे में एक पूरा घूर्णन करती है, वो होना, और दूसरा हमारा टोटल स्पिन अराउंड द ऑर्बिटल स्पिन, वो भी एक सटीक है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे चौकस मात्रा में हुआ है, तभी यहाँ लाइफ का उद्भव हो पाया है और लाइफ इतने हजारों लाखों साल से टिक पाई है। तो हमें जो कुछ मिला है वो इस संयोग से मिला है। वहां से मैं शुरू करूंगा। तो आज हम मैं जो चेंज कर रहा हूँ, कैन यू सी द चेंजिंग स्लाइड? यस कैन यू यस, सी द दिख रहा है चेंजिंग मुझे। स्लाइड? यस। ओके। ओके। तो पृथ्वी पर इतनी सारी विविधता है, मैं कुछ दो तीन विविधता दिखाऊंगा कि जिससे आपको ये पत्थर अलग अलग प्रकार के जो शिलाएं हैं, जो शैल है, वो कैसे दिखती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली वो कच्छ में अगर जो घूमते हैं, जो कच्छ में जिन्होंने काम किया है, कर रहे हैं, वो देखेंगे कि जब कच्छ के आसपास की पहाड़ियों में जाएंगे तो बहुत बढ़िया आपको रॉक के लेयरिंग मिलेंगे। मुंद्रा रोड, मांडवी रोड, कहीं पे भी। ये जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ वो है ग्रैंड कैनियन, यूएसए में। इतना ब्यूटीफुल रॉक है। जो कैसे बना, वो हमारे दिमाग में पहले यही, जब पहली बार किसी ने देखा और इसके बारे में सोचा, तब ये सोचा था कि कैसे लेयर कैसे बने। आप देखिए कितना सुंदर रॉक है। अभी हम रॉक के बारे में सोच डिटेल में देखेंगे, पर कोई सामान्य आदमी जब हवाई आइलैंड में घूम रहा है, या तो ग्रैंड कैनियन में घूम रहा है, या तो फिर योसेमिटे जियोलॉजिकल पार्क में घूम रहे हैं, कहीं पे भी इतनी बढ़िया जगह पे जब घूम रहे हैं, हमारे भारत देश में भी हिमालय में घूम रहे हैं, तो पहला प्रश्न ये आता है कि इतना बड़ा हिमालय बना कैसे। और हिमालय में हमको तरह तरह के पत्थर मिल रहे हैं, जिसमें फोल्ड दिख रहा है, जिसमें बड़े बड़े फॉल्ट दिख रहे हैं, बड़े बड़े थ्रस्ट दिख रहे हैं, और मिनरल्स दिख रही है। तो कैसे आया ये, पहले कोई भी कॉमन मैन के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। Now, can we start with the very simple introduction of the geological time scale? As I told you that पृथ्वी का उद्भव 4.5 बिलियन साल पहले हुआ है। 4.5 बिलियन साल का मतलब है 450 करोड़ साल, जिसमें शुरू के कई बिलियन साल, जो मैंने बताया कि करीबन 400 मिलियन साल जितना समय, मतलब 40 करोड़ साल तक तो पानी बनने में लगा। पानी अंदर था ही पृथ्वी के अंदर, लेकिन जो बाहर आया, जिसको बाहर टिकने का टेम्परेचर मिला, और सरफेस पर बड़े बड़े जो गड्ढे बन गए थे शुरू में,
क्योंकि बुलबुला था, जब बहुत सारी पृथ्वी का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, और फिर धीरे धीरे जब ठंडी हुई तो अंदर से जो हल्की पदार्थ थी जिसको हम बोलते हैं सिलिकेट्स, तो सिलिकेट बाहर आने में बहुत टाइम लगा। जब सिलिकेट रॉक्स, हम बाद में बताएंगे कि सिलिकेट रॉक क्या होता है, जिसमें ज्यादा सिलिका का प्रमाण होता है, जो सिलिका बाहर आती है क्योंकि वो दूसरे कंपेयर टू द अदर मिनरल्स दे आर वेरी लाइट इन वेट। सो द हायर ग्रेड ऑफ सिलिका जिसमें FeMg होता है, इससे ये लाइटर है, तो लाइटर will come out on the surface, and out of that there are several bubblings, just like you see in Hawaii Islands and in Krakatoa Islands in Indonesia. There are many volcanoes. So these volcanoes basically comes out on the surface because they are little bit lighter than the other surrounding compositions. तो ऐसे कई स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स बने उस टाइम में, तो 400 साल, 400 मिलियन साल, शुरू के 400 मिलियन साल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो पीरियड आया जिसमें पानी के अंदर लाइफ का उद्भव हुआ। हम ये बड़ी बहुत ही गहन बातें जो एक्चुअली पूरी जियोलॉजी समझने में 2-2 3-3 साल लगेगा आपको पूरी जियोलॉजी का अभ्यास करने में, तो 1 घंटे में नहीं बोल सकते, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि सजीव का उद्भव होने में शुरू में करीबन 500 से 700 मिलियन साल लग गए। और वो जो शुरू में जो साइनोबैक्टीरिया बना, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया था, और उस बैक्टीरिया एक algal मैट की तरह था, छोटी सी algal मैट, मतलब एक पूरी चद्दर थी, बैक्टीरिया की चद्दर। तो वो सामान्यतः लाइमस्टोन के अंदर देखने को मिलती है। तो लाइमस्टोन की परत के अंदर छोटी छोटी algal मैट बनी, और वो algal मैट ने बेसिकली, ये मैं बात करता हूँ करीबन 3.9 बिलियन ईयर्स फ्रॉम टुडे, 3.9 बिलियन ईयर्स, दैट मीन्स 800 मिलियन साल के बाद, पृथ्वी के उद्भव के 800 मिलियन साल के बाद पहला साइनोबैक्टीरिया पानी में पैदा हुआ। और साइनोबैक्टीरिया की टोटल जितनी पृथ्वी पर एक प्रभुत्व रहा, तो 3.9 बिलियन ईयर्स, 3.2 बिलियन ईयर्स, 2.7 बिलियन ईयर्स, 1.5 बिलियन ईयर्स, ये 4 या 5 अलग अलग एक युग था जिसमें साइनोबैक्टीरिया लाइफ पूरे पृथ्वी पर इतनी ज्यादा थी। और उसी साइनोबैक्टीरिया ने पानी में ऑक्सीजन दिया। पानी में ऑक्सीजन देने के बाद भी साइनोबैक्टीरिया जब शैलो वाटर में थे, उन्होंने ऑक्सीजन दिया वातावरण को। तो जब ऑक्सीजन पानी और वातावरण में आया तभी लाइफ का उद्भव, एक कोशी या तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट लाइफ का उद्भव हुआ। तो ये जो लाइफ का एक्सप्लोजन हुआ, ये प्री कैम्ब्रियन जो आप देख रहे हो यहाँ, प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो बहुत ही बड़ा पीरियड है, 4000 मिलियन साल का ये पूरा पीरियड है। 540 मिलियन साल, आज से 540 मिलियन साल पहले पहला इनवर्टिब्रेट पैदा हुआ। इनवर्टिब्रेट मतलब अपृष्ठवंशी प्राणी पैदा हुआ, और तब से जाके आज तक लास्ट 540 मिलियन साल ऐसा पीरियड है कि जहां आपको स्केलेटल लाइफ मिली। तो इसलिए हमारे पास सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ये स्केलेटल लाइफ का है। तो पूरी पृथ्वी का हम अलग अलग हिस्सों में टाइम को हम अलग अलग डिवीजन में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि इयॉन्स सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है। जैसे इयॉन, 3 इयॉन है पूरे पृथ्वी पर। इयॉन का मतलब है महा महा महायुग। इयॉन जो है, जो पहला इयॉन जिसको आर्कियोजोइक इयॉन बोलते हैं, दूसरा है जो प्रोटरजोइक इयॉन है, तीसरा है फेनोरोजोइक इयॉन। तो पूरा प्रीकैम्ब्रियन है, उसमें आर्कियोजोइक एंड प्रोटरजोइक इयॉन आता है। आर्कियोजोइक का मतलब नो लाइफ पीरियड। एजोइक, ए मीन्स नो, जोइक मीन्स लाइफ। प्रोटरजोइक मीन्स proto life, that means primitive type of life, that means unicellular multicellular animals। and phanerozoic का मतलब ये होता है जिसमें पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक एंड या पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सेनोजोइक, ये पूरा फेनरोजोइक। फेनरो मीन्स
दी एविडेंट लाइफ पीरियड। तो ये यहाँ आपको एक मोटा मोटा पूरा क्लासिफिकेशन बताया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, क्योंकि जो जियोलॉजी में नहीं है उनको ये शायद पता न हो। लेकिन इतना सिंपल याद रखिएगा कि 540 मिलियन आज से पहले लाइफ का एक्सप्लोजन, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन जो एक पीरियड है, पेलियोजोइक एरा के अंदर एक पीरियड है। एरा सबसे, इयोन सबसे बड़ा, इयोन इज containing several eras contain several periods contain several epochs। सो बहुत सारे इपोक इकट्ठे होके एक पीरियड बनता है, बहुत पीरियड इकट्ठा होके एक एरा बनता है, और बहुत एरा इकट्ठा होके एक इयोन बनता है। हम हमारे भारतीय काल गणना में आप समझते हो कि महायुग 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 ऐसे करते हैं, जिसमें द्वापर युग, त्रेता युग, ये द्वापर, त्रेता, सत्य युग एंड कलयुग, ये भी काल के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है। सबसे बड़ा होता है मेरे ख्याल से वो सतयुग या द्वापर युग बड़ा है, मुझे इतना डिटेल में मालूम नहीं, लेकिन ये काल गणना पहले आपको समझनी पड़ेगी। इसमें अभी थोड़ा सा योगेश योगेश भाई, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, चलेगा कि शुड आई गो डायरेक्टली टू दी जीनेसिस ऑफ द रॉक्स? महेश भाई, ये थोड़ा हमने डिस्कस किया था पहले प्रीवियस लेक्चर ओके में। ओके, shall I go इतना- directly? Okay हाँ, okay, तो so रॉक पे then जा I सकते। I talk about the origin of the solar system, which I think you have discussed in the earlier lectures. How the Earth originated, how the solar system originated, and just now I told about कैसे core बना, कैसे mantle बना, कैसे crust बना, और ये सॉलिड जहां हम जी रहे हैं वो पृथ्वी का ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशानिक क्रस्ट, दैट मींस कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, ओशानिक लिथोस्फीयर, जो कैसे बना, इनकी बात अभी मैंने की। इसके बाद आपके क्लासेस में प्लेट टेक्टोनिक्स क्या भाई डिस्कशन हो चुका होगा, ये समय मानता हूँ। लेकिन ये प्लेट टेक्टोनिक्स, अभी जो प्लेट टेक्टोनिक्स में हम जी रहे हैं, जिसमें पूरे अलग अलग खंड आज हम देख रहे हैं, वो एक एक समय में सब एक ही था, बताओ, एक बड़ा उपखंड था जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, और उस पेंजिया का दो हिस्सा हुआ, एक लॉरेशिया और एक गोंडवानालैंड। तो आज भारत का जो हिस्सा है, भारत का उपखंड है, वो एक समय में पेंजिया का हिस्सा था। लेकिन 300 240 साल पहले ये एक बड़ा खंड था। अभी धीरे 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 वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की वजह से आज हम, आज की जो जियोग्राफिक पोजीशन है वहां आए। अभी इस चीज को मेरे ख्याल से आपने डिस्कस कर लिया, तो आई शुड गो फर्दर। देयर आर डिफरेंट बाउंड्रीज बिटवीन टू प्लेट्स, तो देयर आर थ्री मेजर बाउंड्रीज। let us not discuss about this. I think Yogesh bhai, should I go with the mineralogy? Because if they have some knowledge about the mineralogy, then it नो is नो, okay. Otherwise, I will move fast about the minerals. Okay. So या basically, what यहाँ the से ठीक, rocks you see, hmm? यहाँ से ठीक है। या यहाँ से ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, तो जो रॉक आप कहीं पे भी घूमते हो, आपका हाथ में कहीं कोई ना कोई एक जो हिस्सा आता है, या तो मिट्टी के सिवा का जो हिस्सा है, वो पत्थर जो है सॉलिड होता है, उस सॉलिड रॉक आप हाथ में पकड़ते हो तो आपको पहले नजर आता है कि ये कैसा है। कहीं आप जैसे कि आप हिमालय में घूम रहे हो, या तो गिरनार में घूम रहे हो, तो गिरनार में आप जब घूमते हो तो आपके हाथ में काला काला पत्थर आता है। या तो आप माउंट आबू अब जब घूम रहे हो, माउंट आबू या गब्बर में आपके पास एक ग्रेनाइट जैसा पत्थर हाथ में आता है, जो घर में आपके किचन में भी लगा हुआ होता है, कभी काला कभी पिंक कलर का। तो ये अलग अलग प्रकार के रॉक्स हैं। तो इस रॉक को कैसे हम क्लासिफाई करें, कैसे हम डिफाइन करें? तो रॉक इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेवरल मिनरल्स। एक से ज्यादा मिनरल, कभी एक मिनरल से भी एक रॉक बनता है, कभी एक से ज्यादा मिनरल होती है, कभी दो है, तीन है, चार है, पांच है। तो मैक्सिमम कोई भी रॉक 4 से 5 मिनरल से बनता है। तो मिनरल क्या है, सबसे पहली अभी बात होती है कि व्हाट इज मिनरल। तो मिनरल इज बेसिकली इनऑर्गेनिक, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये एक प्योर डेफिनेशन है।
मतलब क्लासिकल डेफिनेशन बोलते हैं कि कुदरत से मिलता हुआ एक ऐसा अकार्बनिक पदार्थ जिसके पास एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन हो, जिसके पास एक स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, जिसका मतलब कि इसके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके पास स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, और वो अकार्बनिक होना, जिसके अंदर कार्बन नहीं होना चाहिए, इसको हम मिनरल बोलते हैं। पर कोयले को भी कभी कभी हम मिनरल बोलते हैं, तो कार्बन का पूरा बना हुआ है। हम डायमंड को भी मिनरल बोलते हैं, पूरा कार्बन का बना हुआ है। तो ऐसी जो कार्बन से बने हुए कभी कभी ऐसी मिनरल को हम ट्रेड की वजह से, ट्रेड नेम, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बिकॉज दे आर वेरी वैल्यूएबल, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मिनरल। इवन पेट्रोलियम, इट इज मेड अप ऑफ द कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन से बना हुआ एक कंपाउंड लिक्विड है, कैरोजन लिक्विड है, जिसको भी मिनरल बोलते हैं, मिनरल गोल्ड बोलते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ एयर इकोनॉमिक वैल्यू वी कॉल इट मिनरल, बट ऐसा क्लासिकली, आई मीन साइंटिफिकली, हम कोल को, डायमंड को मिनरल नहीं बोल सकते हैं। मिनरल अलग अलग होती है, करीबन 5000 मिनरल्स आर देयर इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ देम only 20 to 30 minerals are very widespread in the crust of the earth and in the mantle of the earth, while others several thousand minerals ये इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी में होती है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में पूरे पृथ्वी के रॉक में होती है। तो हमको यही 100 मिनरल से ज्यादा, मिनरल का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। कोई भी मास्टर्स का स्टूडेंट होता है, उनको ये 100 मिनरल से ज्यादा मिनरल का ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि वो बहुत इन्फिनिटेसिमल क्वांटिटी में मिलती है। लेकिन सबका आइडेंटिफिकेशन, नामकरण हो चुका है, और सब मिनरल का कैरेक्टर अलग होता है। तो उसका कलर, लस्टर, मतलब उसकी जो ल्यूमिनिस्टिक जो लस्टर होता है, उसका जो चड़काट होता है, हार्डनेस, उसकी घनता कितनी होती है, उसका क्रिस्टल का शेप, उसकी क्लीवेज, वो कितना अलग हो सकता है, हम तोड़ के हम उसको उसके हिस्से को अलग कर सकते हैं, उसकी घनता, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उस हिसाब से मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 7 से 10 अलग अलग कैरेक्टर पैरामीटर्स हैं। वी आइडेंटिफाई दोज मिनरल्स, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट यू मस्ट नो दैट इफ यू rub the mineral and you make the powder of it, we call it a streak। तो मिनरल का कलर और पाउडर का कलर दोनों अलग भी हो सकता है। तो उसका लस्टर भी अलग अलग होता है, कोई एकदम मेटालिक होता है, कोई नॉन मेटालिक होता है, और कोई मेटालिक का मतलब है एकदम धातु जैसा लस्टर होता है, धात्विक लस्टर होता है। कोई एग्जैक्टली क्रिस्टल शेप होता है, उसका शेप अलग अलग क्रिस्टल्स का होता है, अलग अलग शेप होता है। तो वो भी एक अपने आप में एक अनूठा सब्जेक्ट है, जिसको हम क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। हार्डनेस का स्केल हमने बनाया है, मतलब जियोलॉजिस्ट ने बनाया है, जो बनाने वाला आदमी था उसका नाम मोर्स है, मो। तो मोर स्केल ऑफ हार्डनेस, जो बहुत ही सॉफ्ट मिनरल है, जिसको हम एक हार्डनेस बता सकते हैं। हार्डनेस 1.1 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, बट दिस इज द मेजर स्केल 1 to 10। सो टैल्क नाम की जो मिनरल है, जिससे हम पाउडर बनाते हैं, टैल्कम पाउडर बनाते हैं, उसकी हार्डनेस 1 होती है। जिप्सम, जो सबको मालूम है कि वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, और कई जगह केमिकल में यूज होता है, CaSO4 होता है। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी हार्डनेस 3 होती है। फ्लोराइड, जो CaF2 नाम की एक मिनरल है, फ्लोरस्पार मिनरल बोलते हैं। अपेटाइट की 5 होती है। ऑर्थोक्लेस नाम की मिनरल है, जिसकी हार्डनेस 6 होती है। तो ये कुछ आंक नक्की किया हुआ है कि इस मिनरल का यही हार्डनेस स्केल है। इसके बीच में भी हो सकता है, क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेस के बीच में भी मिनरल होती है, जिसकी हार्डनेस इसके बीच में भी हो सकती है। तो ये एक स्केल बनाया हुआ है, जिसमें 9 to 10 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, करीबन 28 डिग्री का गैप है। मतलब कोरंडम और डायमंड, डायमंड की 10 लगाई है और कोरंडम की 9 हार्डनेस है, लेकिन अगर इस स्केल पे जाए तो इट शुड बी 30। तो ये एक सिंपल सा है, हाउ यू कैन इवन विद द हेल्प ऑफ सिंपल
एलिमेंट्स लाइक अ ग्लास एस 5.5, वायर नील एस 4.5, ऐसे आप मिनरल की हार्डनेस नक्की कर सकते हो. क्लीवेज, how it can be the departing parting plane, how many parting planes are there, so that actually depends on the internal atomic structure. So based on the different types of internal atomic structure, their cleavages are different. So we are not going into much detail of this, but sometimes you have the mica like अब्रक होता है. अब्रक को हम इजीली बुक की तरह अलग अलग पत्ते में निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ special van der Waal bonds between the two silicate lithons. तो ये सिलिकेट लिथॉन्स वगैरह शब्द हम आगे थोड़ा आगे इसी लेक्चर में हम समझेंगे. बट क्लीवेज इज बेसिकली पार्टिंग प्लेन्स, हाउ यू कैन divide the crystal into two or three or many pieces with proper parting planes. Specific gravity, as I told you that the specific the घनता बोलते हैं उसको, घनता. तो पानी की जो घनता है वो 1 मानी जाती है पानी की. सो एक क्यूबिक सेंटीमीटर पानी का जो वजन है वो एक मानते हैं, उसकी घनता को एक मानते हैं. तो बेस्ड ऑन विथ कंपेयर टू द वाटर, हाउ मच हायर और लोअर द मिनरल इज. सो इफ यू से आई हैव मर्क्यूरी, सो मर्क्यूरी की घनता एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 13.5 ग्राम होती है. 13.5 मतलब ये सबसे ज्यादा होती है. तो कुछ कुछ मिनरल की घनता यहाँ दिखाई है. क्वार्ट्स की 2.67 है. सो कंपेयर टू द वाटर इट इज 2.67 टाइम्स हैवियर. okay. गैलेना 7.5 टाइम्स एंड गोल्ड इज 19.4 टाइम्स. पूरे पृथ्वी के अंदर जो एलिमेंट का एबंडेंस है आप देखिए तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है एबंडेंस में. मतलब कितना ज्यादा पृथ्वी पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है. ऑक्सीजन 46.6 है, सिलिकॉन 27.7 है, अल्यूमिनियम 8.1 है, आयरन 5.5, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1. So this is the elemental abundance in the entire earth. Now the rock forming minerals, as you know, about 30 common minerals make up the most of the rocks on the earth crust. Only 30 common minerals, as I told you, 20 to 30 minerals, and out of them 8 elements which covers all this 98% of the entire sphere. तो दिस इज अमेजिंग. हमारे पास 5000 मिनरल है और 108 एलिमेंट है, लेकिन इतने ही 8 ही एलिमेंट प्रभुत्व कर पूरी पृथ्वी पर इनका प्रभुत्व है, और 30 ऐसे मिनरल है जिसका प्रभुत्व पूरी पृथ्वी में 98% है. इसमें से हमने कुछ अलग अलग यहाँ गोले बनाए हैं. सिलिकेट का मतलब है जिसमें SiO हो, सिलिका एंड ऑक्सीजन मिलके जो एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम सिलिकेट बोलते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में सिलिका बोलते हैं. सिलिका जिसको SiO4, और वो हमेशा अनस्टेबल कैटायन की तरह, एनायन की तरह होता है. SiO4 -4 वैलेंसी, अनस्टेबल होता है. एंड दैट इज व्हाई दिस सिलिका टेट्राहेड्रा which has affinity to connect with all these cations which is down like aluminum, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium के साथ उनको जुड़ने की एफिनिटी है. तो सिलिका हमेशा इसके साथ जुड़ती है और जो बनाती है वो सिलिकेट स्ट्रक्चर बनाती है. तो हमारे पृथ्वी पर जितना सतह पर और सतह के नीचे भी जितने पत्थर मिल रहे हैं उस सभी पत्थर ये सिलिकेट के हैं. 98% सिलिकेट से बने. जो हम यहाँ सिंपल कितने तरह के हमारे पास एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स होता है, तो मिनरल में सबसे ज्यादा सिलिकेट है जो नीचे हमने लगाया है, ठीक है. लेकिन सबसे कम मिलते हो नेटिव मेटल्स है. मतलब जो
नेटिव गोल्ड है, गोल्ड किसी के साथ जुड़ता नहीं है और बहुत कम जुड़ता है, जो नेचर में मिलता नहीं है। तो हमेशा गोल्ड एक नगेट की तरह मिलता है, एयू। ऐसे कॉपर भी जनरली नगेट की तरह मिलता है, लेकिन कभी कभी कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ता है, कभी कॉपर सल्फाइड के साथ जुड़ता है, एस के और SO4 के साथ जुड़ता है तभी। लेकिन दीज आर द एलिमेंट्स, कॉपर, गोल्ड, सल्फर, डायमंड, ग्रेफाइट, सिल्वर, they generally we get as a nugget, as a native element. Sulfides, so many of the minerals, they are in the form of the sulfides, like pyrite, galena, sphalerite. They are the sulfides of the zinc, Pb, and that means lead and Fe. सल्फेट के फॉर्म में भी मिनरल मिलता है, जिप्सम इज इन सल्फेट फॉर्म, एनहाइड्राइट इज सल्फेट फॉर्म, बेराइट, BaSO4. मिनरल कैन बी इन ऑक्साइड फॉर्म, ओके, लाइक H2O इज अ मिनरल। पानी को हम मिनरल बोलेंगे क्लासिकल डेफिनेशन में, क्योंकि वो हाइड्रोजन का सल्फाइड है। हेमेटाइट जो एफी का ऑक्साइड है, सॉरी, पानी का ऑक्साइड है। मैग्नेटाइट वो भी एफी का ऑक्साइड है, Fe3O4। कोरंडम वो भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ऑक्साइड के फॉर्म में भी हमको मिनरल मिलती है। जो हेमेटाइट है, जो हमारा एक्चुअली जितना पृथ्वी पर जितना आयरन का आज हम लोहे का जो सोर्स मिलता है, वो बेसिकली हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में से आता है। भारत देश में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बहुत मिलता है, लेकिन हमको बाहर से लेना पड़ता है, इतनी ज्यादा हमारी जरूरत है। हैलाइड में जो हेलोजन है, एफ हेलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड इज अ हैलाइड, क्लोराइड CaF2 इज हाइलाइट्स। तो मिनरल ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, जिसका नाम उसके एनायन से बोला जाता है कि ऑक्साइड्स वो एनायन है, सल्फेट वो एनायन है। हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में भी मिनरल मिलती है, बॉक्साइड्स जो गुजरात में और कच्छ में भी बॉक्साइट मिलता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है। लिमोनाइट आयरन का हाइड्रोक्साइड है। कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट है, डोलोमाइट्स है। जो CO3 एक माइनस वैलेंसी, दैट मीन CO3 एनायन होता है, तो CO3 एनायन से जो कैटायन मिलता है, उस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaMg कार्बोनेट बनता है। फॉस्फेट्स, तो मेटल का फॉस्फेट्स होता है, कई मेटल का फॉस्फेट्स बनता है। अपेटाइट इज वेरी कॉमन। देन सिलिकेट्स, तो हमने जो बात किया कि सिलिकेट पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, प्रभुत्व है। क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेस, प्लेजियोक्लेस, आल्बाइट। आपके आपके घर के आसपास जितने मिनरल्स है, जितने रॉक्स है, उसमें 70 to 75% हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं। चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, हमारे पास इतने ज्यादा सिलिकेट्स की। इसलिए आप इस चक्कर में, इस पाई चार्ट के अंदर आप देखिए कि प्लेजियोक्लेस फेल्सपार पृथ्वी मिनरल के जितने ग्रुप है, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार सबसे ज्यादा है, 39% प्लेजियोक्लेस फेल्सपार। प्लेजियोक्लेस फेल्सपार एक मिनरल का ग्रुप है। पोटेशियम फेल्सपार एक मिनरल का ग्रुप है। क्वार्ट्स ये सेपरेट ग्रुप इसलिए है कि क्वार्ट्स SiO4, वो कभी SiO4 से ज्वाइंट होता है तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दे, जिसको हम क्वार्ट्स बोलते हैं। SiO4 के साथ मिलन करके जो टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन नॉन सिलिकेट ओनली 8%, पूरी पृथ्वी पर माइका 5%। ये एक्चुअली सिलिकेट -8, 100 -8, 92% जितने सिलिकेट्स है, उसमें से सिलिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। पायरोक्सिन नाम का जो ग्रुप है, वो सिर्फ 11% है। एम्फीबोल नाम का ग्रुप है, सिर्फ 5%। हम पायरोजिन, एम्फीबोल, क्ले वगैरह की अभी डिटेल में जांच करेंगे। आई होप आई शुड skip these things, but at least those who are in the science background should understand that the silicate minerals, they should understand the silicate minerals very intricately. That silicate is a very funny character in entire world. Why it is funny and why it is very unique in the world? That silica, if you know, Si has +4 valency,
Do you know anybody who is in the from the background, scientific science background? SI has how much valency? +4. Okay, if anybody can give me a simple response, then I would be happy. SI जो है सिलिका, SI इज अ सिलिकॉन. ओके, सिलिकॉन की वैलेंस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसलिए वो SI+4 बनाता है. 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है. उसको पूर्ण कक्षा प्राप्त करने में और पूर्णता प्राप्त करने में 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और इसलिए उसको SI+4 बोलते हैं. तो he wants to he wants the electron. Okay, ऑक्सीजन के पास O-2 होता है. ऑक्सीजन इज ऑलवेज O-2, जिसके पास 2 ज्यादा होता है. okay? तो वो 2 ज्यादा देने की ख्वाहिश रखता है ऑक्सीजन. तो जब वो सिलिका को एक एक दे देता है, एक सिलिका के एटम को ऑक्सीजन जब मिल जाता है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, एक 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 ऑक्सीजन देके. तो जब एक ऑक्सीजन देता है, 4 सिलिका ऑक्सीजन इकट्ठा कर होके, फिर भी उनके पास 4 ऑक्सीजन और भी बचता है, इसलिए SiO4 -4 वैलेंसी बनाता है. SiO4 -4 वैलेंसी. They have still 4 electrons more than the surrounding. So ये पूरा एक मॉलिक्यूल बनता है. वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलिका टेट्राहेड्रा, SiO4 टेट्राहेड्रा, जो आपको यहाँ दिख रहा है. और उसका स्ट्रक्चर मोटा मोटा ये होता है. मोटा मोटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से हमने देखा है कि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रा है, चतुर्भुज स्ट्रक्चर होता है ये. ठीक है, ये पूरी पृथ्वी पर इन्होंने पूरी कमाल कर दी है. मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो ये कमाल कर दी है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है हमारे आयन की कि वो हमेशा किसी को अट्रैक्ट करता है, और बहुत ही हाई टेम्परेचर में वो आयरन और मैग्नीशियम को अट्रैक्ट करता है. समझिए, बहुत ही हाई टेम्परेचर में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड में वो आयरन के साथ जुड़ जाता है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है, और इसके बाद वो स्टेबल बन जाता है. तो ये एक टेट्राहेड्रा आयरन के साथ जुड़ गया और मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, तो वो सिंगल टेट्राहेड्रॉन एक बिग कैटायन के साथ जुड़ के एक मिनरल बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिंगल टेट्राहेड्रॉन से बनी हुई सिलिका, जिसको हम बोलते हैं नेसोसिलिकेट. वो टेम्परेचर घट जाता है तो वो छूटता नहीं है. सो लोअर टेम्परेचर में बहुत सारी सिलिका टेट्राहेड्रा एक साथ चेन बनाता है लोअर टेम्परेचर में, और इस लोअर टेम्परेचर में जब सिलिका टेट्राहेड्रा एक साथ जुड़ गया एक दूसरे के साथ, इसके बीच में जो गैप है वहां दूसरा कैटायंस आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये इसके बीच में जब आयन आ जाता है और इनके साथ पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम उसको बोलते हैं चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर. This is nesosilicate, this is chain silicate, double chain silicate, and sheet silicate. So it all depends on the temperature, all affinity of different cations, affinity of different anions, that means silica anions and other cations, they depends on the temperatures. Temperature lowers and higher number of the silica and large structured silica is formed. So let us see that particular silicate mineral का सीरीज. हाई टेम्परेचर में आपको जो सिलिकेट मिनरल है वो ओलिविन कहा जाता है. ओलिविन नाम की मिनरल है जो FeMg का सिलिकेट बनता है, जिसमें एक ही टेट्राहेड्रा होता है. जब नीचे जाएंगे ओलिविन का हायर ग्रेड होता है, जो 2 टेट्राहेड्रा और बीच में मैग्नीशियम और आयरन का
ऑक्टाहेड्रल साइट आती है, जिसको ऑक्टाहेड्रल साइट बोलते हैं। टेट्राहेड्रल के बीच में ऑक्टाहेड्रल। जब टेम्परेचर डाउन जाता है, जिसमें ये 52 रिएक्शन सीरीज, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक बहुत ही एक कहानी के फॉर्म में मैं समझाता हूं कि टेम्परेचर जब ओलिविन से नीचे जाता है तो, सॉरी, तो यहां से यहां आपको देख रहा है हाई टेम्परेचर, ओके, एंड लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। मैग्मा जब कूल होता है, हाई टेम्परेचर में ओलिविन बना। जब जिसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ, ओके, मैग्मा और लावा का आपको मतलब पहले थोड़ा सा समझा दूं। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर हॉट हॉट रॉक मटेरियल होता है, मॉल्टन रॉक मटेरियल पृथ्वी के अंदर होता है, सतह के नीचे, तब उनको मैग्मा बोलते हैं। जब सतह को तोड़कर बाहर आता है, तब उसको लावा बोला जाता है। लेकिन मैग्मा नीचे बैठ के भी, रह के भी ठंडा हो सकता है, और ठंडा होने में जो उसका ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, उस हिसाब से, टेम्परेचर ग्रेडियंट के हिसाब से ये अलग अलग मिनरल फॉर्म होती है। सो एज यू सी, द ओलिविन forms at a high temperature. As the temperature goes down, you get a pyroxene group of minerals. There are some 10 minerals under the pyroxene group. As the temperature goes down, you get amphibole group of minerals. There are another 10, 15 minerals which crystallize into the amphibole group. As the temperature goes down, you get biotite, mica group of minerals. Okay. So ultimately you get potassium feldspar, that is almost 500, 600 degrees centigrade temperature. You get this group, you get mica group, and ultimately at 400 degrees centigrade, whatever the silica tetra is remained, which doesn't have the other cations like पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, सबके जो कैटायंस होते हैं, सबके जो पॉजिटिव आयन होते हैं, वो उनको मिल मिल के खत्म हो गया है। ऊपर सब मिनरल बना दी, ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फिबोल ग्रुप ऑफ मिनरल्स। अभी जो बचा है, फेल्सपार भी बना दिया, जिसमें पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हुआ। मस्कोवाइट हुआ, जिसमें पोटेशियम एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ हाइड्रोक्साइल आयन है, OH आयन है, ये सब बन गया अभी पूरे मैग्मा में, पूरे मॉल्टन मटेरियल में। और कुछ बचा नहीं है। और कुछ का मतलब दूसरा कैटायंस नहीं बचा है, सिर्फ सिलिका टेट्राहेड्रा बचा है। मैं इस तरीके से देखता हूँ, सिलिका टेट्राहेड्रा एक ऐसा पूरा सिस्टम में कॉमन एलिमेंट है। अब ये सब खत्म कर दिया इन्होंने। शी गॉट मैरिड विथ iron, she got married with magnesium, she got married with sodium, she got married with potassium. Okay, so based on their temperature, she got married with several other ions, and they made different minerals, different mineral groups, and tens of different minerals. But ultimately, she didn't get, at the end, temperature 400 to 500, she didn't get any bridegroom. Okay, so ultimately she got married with the silica only, and then you say it is a quartz. So silica married with the silica. Okay, SiO4 married with SiO4, so you get a quartz. जो क्वार्ट्ज हमारे पूरे संसार में आज सबसे ज्यादा है। आपको पता होगा कि क्वार्ट्ज से वॉच बनती है, क्वार्ट्ज से पूरा कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम है, सब में क्वार्ट्ज है, जर्मेनियम एंड क्वार्ट्ज है, क्योंकि उसके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इस क्वार्ट्ज में कैसे आई, वो बड़ी बातें हैं, हम ये नहीं बताएंगे। हमको पत्थर को कैसे बनता है वो देखना है। तो सिंपल मैग्मा कूलिंग की बात आ रही थी, मुझे ये आपको समझाना था कि मैग्मा कूलिंग में दो तरह का सिस्टम होता है, एक डिसकंटिन्यूअस सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। मैंने सिर्फ डिसकंटिन्यूअस सीरीज के बारे में आपको बताया, कंटिन्यूअस सीरीज हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में ज्यादा नहीं हुआ। तो ये ओलिविन ग्रुप है, जो मैंने बोला कि सिंगल टेट्राहेड्रा से बनने वाला ग्रुप, सिंगल टेट्राहेड्रा, SiO4 अकेली एक लेडी, वो अकेला एक Fe के साथ ज्वाइंट होता है, और बहुत खूबसूरत मिनरल बना है, वो ओलिविन बनता है। जब वो दो के साथ ज्वाइंट होती है, MgFe के साथ पायरोक्सिन ग्रुप बनाती है, जिसमें दो से ज्यादा हो जाती है तो पूरी चेन स्ट्रक्चर बनाता है, जो पायरोक्सिन की चेन होती है, जिसको हम ऑगाइट भी बोलते हैं, और तो फेरोसिलाइट बोलते हैं। तो कई मिनरल्स हैं पायरोक्सिन ग्रुप में, बट इट हैज द चेन सिलिकेट, that you should understand. We have double chain silicates like this. There are
one chain of the silica tetrahedra, the other chain of silica tetrahedra. We got a double chain, which forms, which is the characteristics of the amphibolite group. तो एम्फीबोल एक अलग मिनरल है जिसमें हॉर्नब्लेंड नाम की एक मिनरल आती है. एम्फीबोल इज अ ग्रुप. तो आपको सिंपल सी भाषा में समझाना है कि सिलिका को टाइम मिलता है, जब टेम्परेचर डाउन होने में जब टाइम मिलता है तो सिलिका अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. अभी और टाइम मिलेगा तो देखिए आप, ये पूरा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम शीट स्ट्रक्चर बनाता है, एक बड़ी लेयर स्ट्रक्चर बनाता है. उसको टाइम मिलना चाहिए. क्विक कूलिंग होता है तो टाइम नहीं मिलता. जब टाइम मिलता है धीरे धीरे धीरे, तो ये सिलिका एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगी, और इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि नहीं गरबा होता है, गरबा, तो गरबा टाइप वो बना देती है अपना स्ट्रक्चर, और बीच में पॉजिटिव आयन बैठ जाता है. तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव आयन बीच में आ जाता है. यहाँ पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मानी, अगर बेरिलियम आ गया तो बेरिलियम सिलिकेट बनेगा जिसको हम बेरिल बोलते हैं. अगर पोटेशियम एल्यूमिनियम आ गया तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाएगा. कहीं ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन आ गया तो हम मस्कोवाइट बोलते हैं. बट द सिलिका, द मैग्मा शुड गेट द टाइम. इफ इट गेट्स द टाइम for cooling, okay, if it gets more and more time, you get a 3-dimensional structures. यहाँ तक 2-dimensional structure था, यहाँ 3-dimensional structure मिल गया. तो you get a 3-dimensional structure which is a feldspar. So feldspar के अंदर प्लेजियोक्लेस, ऑर्थोक्लेस एंड क्वार्ट्ज सब कुछ आता है. क्वार्ट्ज इज अ डिफरेंट ग्रुप, बट फेल्डस्पार में प्लेजियोक्लेस, पोटेशियम फेल्डस्पार एंड सोडियम कैल्शियम फेल्डस्पार, दो तरह के फेल्डस्पार होते हैं. पोटेशियम फेल्डस्पार इज कॉल्ड, इट इज जनरली लाइट इन कलर. जो व्हाइटिश भी होता है, जो पिंकिश भी होता है. हम आपको सिंपल सी भाषा में, घर में ग्रेनाइट का उपयोग आप करते हो किचन में, उसमें पिंक कलर का जो मिनरल होता है वो पोटेशियम फेल्डस्पार होता है. कभी कभी व्हाइट कलर का मिनरल है दूध जैसा, वो पोटेशियम फेल्डस्पार है. और जिसमें चमकता हुआ कांच जैसा है वो क्वार्ट्ज होता है. द क्वार्ट्ज पोटेशियम फेल्डस्पार इज वेरी कॉमन इन ग्रेनाइट. क्वार्ट्ज की बात होगी, वो भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और बहुत ही आराम से, बहुत ही जो बोलते हैं कि भगवान बहुत ही समय मिलता है तब ये अच्छी मिनरल बनाता है. तो व्हेन यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल मिनरल्स लाइक अ क्वार्ट्ज, लाइक अ फेल्डस्पार, इट नीड्स टाइम. ओके, सो भगवान आराम से जो बनाता है बहुत सुंदर बनाता है, लेकिन इट शुड हैव टाइम. नाउ वी गो टू द igneous रॉक स्ट्रक्चर्स. सो I think till now I have given you a very little background of the minerals. What are the minerals and what are the groups of minerals, through which you can understand the type of minerals which actually our entire crust of the earth consists of. Okay, so in the very beginning we understood that how crust is formed, how the mantle is formed, how the core is formed. Okay, and then the entire crust, mantle and core has so many mineral groups, so that we understood that silicate का प्रभुत्व सबसे ज्यादा है. इसके बाद अदर मिनरल्स लाइक ऑक्साइड, सल्फेट्स वगैरह वगैरह. ठीक है, लेकिन अभी पूरा पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल बना कैसे? तो सबसे पहले जैसे पृथ्वी वायु और लिक्विड के फॉर्म में थी, तब जो अंदर लिक्विड रॉक मटेरियल अंदर ही रहा और बाहर नहीं आया, और अंदर अंदर वो ठंडा हो गया, तो उनको बोलते हैं मैग्मा. वो बाहर कभी नहीं आता तो उसको मैग्मा बोलते हैं. मैग्मा इज ग्रीक वर्ड नोन एज द पेस्ट, मॉल्टन रॉक. ओके, तो मैग्मा बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि क्यों बाहर आज भी आता है, क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है, 1 घंटे में हम नहीं करेंगे. लेकिन मैग्मा और लावा की बात हम करेंगे. तो आज सतह पर जो हम अलग अलग तरह के विविध शैल का जो समूह देखते हैं, जिसमें ज्यादातर हम देखते हैं तो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव होता है. जो मैग्मा लिक्विड रॉक मटेरियल अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो जो रॉक बनता है उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसका दूसरा नाम है प्लूटोनिक रॉक्स. okay, जो liquid rock material which comes to the surface through the volcanic processes and
and and spread on the surface. We call it a lava. So लावा से बनता हुआ जो खड़क है जिसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं, बाहर आके ठंडा हुआ एक्सट्रूसिव रॉक, जिसका दूसरा नाम भी है वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक अंदर, वॉल्केनिक रॉक बाहर। अब कभी कभी मैग्मा इंजेक्ट होके बीच में रह गया और सतह के 10, 15, 20, 25 मीटर नीचे रहा और ऊपर नहीं आ पाया, हाफ वे इट गेट कंसोलिडेटेड, हम उसको बोलते हैं हाइपरबेसल रॉक। तो ऐसे 3 प्रकार के इग्नियस रॉक्स होते हैं। देख लीजिए कुछ कुछ लावा की तस्वीरें हैं, और राइट साइड में कैसे लावा का चैम्बर है, और बाहर आके भी ठंडा होता है, अंदर रह के भी ठंडा होता है, जो मैंने बताया। आज हवाई आइलैंड के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के वॉल्केनिक रॉक्स बनते हैं, उसमें से पाहोयो और लावा, मतलब रोपी, रोप जैसा, एक रस्सी जैसा बनता है और पिलो जैसा बनता है। 2 प्रकार के वॉल्केनिक रॉक ज्यादातर देखने को मिलता है। ये एक पूरा ब्लॉक ही है, ये ब्लॉकी स्ट्रक्चर है, और यहाँ रॉपी स्ट्रक्चर है। नाउ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द इग्नियस रॉक्स। सबसे पहला, कोई भी रॉक को आइडेंटिफाई करना है तो पहले तो उसको टच करना पड़ेगा, तो फील करना पड़ेगा रॉक को। फील करने के बाद यू कैन सी दी टेक्सचर, वो कैसा दिख रहा है। जैसे कि हमारे जीन्स है और नायलॉन का कपड़ा है, कि जीन्स है, नायलॉन है, टेरिकॉटन है, अलग अलग कपड़े के ऊपर आप हाथ लगा के पता चल रहा है कि तो बहुत सिल्की है, तो हम उसको बोलते हैं सिल्क नायलॉन। और रफ है, हम बोलते हैं कि जीन्स है। तो बिकॉज ऑफ द टेक्सचर यू आइडेंटिफाई। Okay, if you don't have the eyes, you can identify just based on the touch. So basically, any rocks, which is first and foremost thing, is the texture. What is the texture? The texture is nothing but the arrangement of the different minerals, okay, in the rock. As you know, the rock is the composition of several minerals. It's an aggregate structure of several minerals. It can be one, it can be 10. Okay. So how the mineral grains are arranged in the entire rock is called textures. तो उसके अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसको अलग अलग टेक्सचर्स नाम देते हैं। जैसे कि इग्नियस रॉक्स के अंदर टेक्सचर्स कुछ अलग ही है। जो जो ये बड़े बड़े क्रिस्टल दिख रहे हैं, और यहाँ क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ मिनरल्स, यू कैन आइडेंटिफाई द मिनरल्स विथ योर नेकेड आई। ब्लैक कलर की मिनरल है, जो जियोलॉजिस्ट होगा वो बोलेगा कि हाँ ये तो है ऑगाइड लगती है, या तो ये मुझे प्लेजोग्लेस लगती है। व्हाइट कलर की दिख रही है वो तो ऑर्थोक्लेस फेल्सपार दिख रही है। ब्लैक कलर की माइका भी हो सकती है। तो यू कैन आइडेंटिफाई विद द नेकेड आई एंड यू गेट अ बिग क्रिस्टल्स। Okay, there is a time to become this crystals. Okay, because this kind of rock which has a bigger crystals, they are always formed at a very great depth, because it gets time to make the mineral. While here, if you see very small mineral, you with the help of the naked eye, you cannot identify any minerals. So we call it a fine grain or aphanitic. So phaneritic is the name for the coarse grained textures. Aphanitic is a fine grained textures, which is a fast cooling. This is because of the slow cooling. Very simple. Based on, आप रॉक को देख करके बता सकोगे कि ये धरती के ऊपर ठंडा होके बना है, जल्दी कूलिंग हुआ है, धरती के नीचे ठंडा हुआ है, स्लो कूलिंग में बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ टेक्सचर इज वेसिकुलर। वेसिकुलर में आपको जब रॉक बाहर आके ठंडा होगा, तब इसके अंदर रॉक के, मॉल्टन रॉक के अंदर जो वॉलेटाइल्स होते हैं, मतलब वायु रूप तत्व होता है, जिसमें फ्लोराइट, वाटर वेपर, सिलिका वेपर, ये सब अंदर फ्रीज हो जाते हैं। या तो उसको बाहर आने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है और अंदर एक बड़ा बबल बना देगी, तो यू गेट समटाइम्स सच गैस बबल्स। and you might have seen in Kutch, several places in Kutch, you get a vesicular basalt.
So you get a bubbles of the old gas when the lava came onto the surface and spread onto the surface. तब जाके जो बबल थे वो फ्रीज हो गए, आसपास का मटेरियल फ्रीज हो गया, मतलब कंसोलिडेट हो गया, और वो बबल बबल ही रह गया। तो इसको बोलते हैं वेसिकुलर स्ट्रक्चर। पॉर्फिरिटिक, जिसके अंदर बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं और आसपास ग्राउंड मास होता है। तो ग्राउंड मास के अंदर बड़े बड़े क्रिस्टल होता है, जिसको पॉर्फिरिटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, एंडेसाइट पॉर्फिरी। समटाइम्स यू गेट अ ग्लासी स्ट्रक्चर्स। कई जगह गुजरात में गिरनार के आसपास आपको ऐसे ग्लासी स्ट्रक्चर मिलता है, जो बेसाल्ट और ऑब्सीडियन नाम का जो मिनरल रॉक होता है, जिसमें ये इस प्रकार का ग्लासी मिलता है, जिसमें प्योरली सिलिका रह जाती है। या तो इम्प्योरिटीज ऑफ आयरन भी होता है, इम्प्योरिटीज ऑफ अदर मिनरल्स, अदर एलिमेंट्स होता है, तब ये ग्लासी स्ट्रक्चर। बट इट हैज नो गॉट नो टाइम टू गेट क्रिस्टलाइज। सो क्रिस्टल फॉर्म में एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए टाइम नहीं है, और मैग्मा ठंडा हो गया, लावा ठंडा हो गया। नाउ कूलिंग ऑफ द मैग्मा। तो ये तो हमने सर द एग्जांपल्स दैट यू शोड इन द लास्ट स्लाइड, ये सारे इग्नियस रॉक्स के हैं कि इसमें बेसाल्ट भी है? तभी आपने इग्नियस की बात चल रही है, मैंने यहाँ से इग्नियस का ही बात चला, ये इग्नियस की बात चल रही है। दीज आर ऑल इग्नियस। you ओके, use basalt rock also, so I was wondering कि अगर बेसाल्ट इज इग्नियस रॉक, बेसाल्ट इज अच्छा, इग्नियस। it's one of the types. Basalt is a igneous rock which is known as aphanitic igneous rocks. The structure is aphanitic. Okay. बेसाल्ट जो आपको गिरनार में मिलता है, पूरे महाराष्ट्र में मिलता है, डेक्कन बेसाल्ट बोलते हैं, वो लावा का प्रस्फुटन से बना हुआ है। ठीक है, लावा का प्रस्फुटन। बेसाल्ट, ग्रेनाइट दोनों इग्नियस रॉक है, और Okay. बहुत ही कॉमन रॉक है। पूरे पृथ्वी पर ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट सबसे कॉमन रॉक मिलता है, लेकिन बेसाल्ट वोल्केनिक है और ग्रेनाइट प्लूटोनिक है। ओके, Okay. is what how the basalt forms. Now, as you ask me, now there are two types of major magma systems. One is having high percentage of silica, the other magma is a low percentage of silica. Okay, high and low means one which has more than 55% silica is a high, one which is less than 50% is called low silica. So magma has low silica, which is known as the, जो बेसाल्ट का जो मैग्मा है ना, बेसाल्ट जिस मैग्मा से लावा से बना है उसमें लो सिलिका है, और जो ग्रेनाइट बना है इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका है। तो ये एसिडिक लावा होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ सिलिका इज वेरी हाई, एंड बेसाल्टिक लावा है उसमें परसेंटेज ऑफ सिलिका इज वेरी लो, जिसमें FeMg का तत्व ज्यादा होता है, जिसमें पोटेशियम, एसिडिक में पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम का परसेंट ज्यादा होता है। आपको मोटा मोटा बताऊं कि जितना जो लावा का प्रस्फुटन पूरे पृथ्वी पर भी कहाँ ज्यादा है, फिजी, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, जापान, जहां लावा का प्रस्फुटन हमेशा होता है, वहां सिलिका एसिडिक लावा होता है। एसिड डजंट मीन it has got acid, it has got high percentage of silica। तो एसिडिक लावा से ये जो वायलेंट प्रस्फुटन जो होता है, बहुत ही खतरनाक, ऊपर तक जाता है, कई किलोमीटर तक ऊपर प्रस्फुटन जाता है, वो एसिडिक लावा में होता है। और बेसिक लावा जो आप हवाई आइलैंड में अगर गए हो, और हवाई आइलैंड में जब प्रस्फुटन चालू है, आप सामने खड़े रह सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो वायलेंट नहीं है। तो you might have seen the people, those who are just pranking with the fresh lava which is coming on the surface, and they just put the rod, iron rod, and they check the magma. So this is called the quiet volcanism. So there are quiet volcanism is basically connected with the basic lava systems. Okay, so these are two major things based on the composition of the magma. कंपोजिशन से इग्नियस रॉक का भी अलग अलग प्रकार होता है। आई गो फर्दर दैट
the percentage of the silica. As you know, this is the temperature of the crystallization, and based on the temperature, this is 600 and this is 1200. You see the scale, and you see the scale over here based on the height percentage of silica. As I told earlier, during the magmatic the crystallizations, as for the discontinuous series, the olivine form first, pyroxene second, amphibole at around 900 degree, or between the range of 1950 to 850 amphibole, then biotite, then quartz, and then feldspar. So these are the temperature range through which different mineral forms. So based on the different mineral formations, they form the different rocks. So the rock having olivine and pyroxene together. Now look at very simple formula. Rock having olivine and pyroxene together. Olivine का कलर होता है ब्लैक एंड ग्रीन, पायरोक्सिन प्योरली ब्लैक कलर होता है जिसमें ऑगाइट है, ऑर्थोफेरोसिलाइट है। तो जो रॉक में ऑलिविन और ऑगाइट है, जिसको बोलते हैं गैब्रो टू बेसाल्ट, वो बेसाल्ट भी होता है क्योंकि वो बाहर आके ठंडा होता है तो बेसाल्ट बनता है। वही मैग्मा जब अंदर ही ठंडा हो जाता है तो उसको बोलते हैं गैब्रो। रॉक कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन सेम है, लेकिन एक ऊपर ठंडा हुआ है बेसाल्ट, जो नीचे होकर ठंडा हो गया है वो गैब्रो। अभी नाउ टेम्परेचर गोज डाउन अप टू 1000 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्फीबोल मिनरल फॉर्म होती है, प्लेजियोग्लिस फॉर्म होता है, जिसको प्लेजियोग्लिस का नाम है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और कैल्शियम एंड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये दोनों प्लेजियोग्लिस बोलते हैं। एम्फीबोल एंड बायोटाइट, जिस रॉक के अंदर इस टेम्परेचर रेंज के अंदर एम्फीबोल, प्लेजियोग्लिस एंड बायोटाइट फॉर्म होता है, वो रॉक बनता है डायोराइट टू एंडेसाइट। बेसिकली एंडेसाइट is a volcanic rock, diorite is a plutonic rock. Okay, left side is a plutonic, right side is a volcanic. I think you understood or not? Okay, when temperature goes down up to 850 to 7 or 6, you get quartz, feldspar, muscovite and some other sodic कंपोजिशंस। तो ये जो कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन जो लो टेम्परेचर में फॉर्म होती है, इससे जो रॉक बना वो रायोलाइट इज अ वॉल्केनिक, उसका इक्विवेलेंट प्लूटोनिक में ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एंड रायोलाइट बनता है, तो ऊपर आके ठंडा होता है और रायोलाइट होता है, जो नीचे ठंडा होता है वो ग्रेनाइट होता है। वेरी वेरी सिंपल। माउंट आबू का जो ग्रेनाइट है, जो माउंट आबू में सब लोग घूमे, गुरु शिखर, इधर उधर अज्जलगढ़, वो ग्रेनाइट है, बड़ी बड़ी क्रिस्टल्स है। और सिमिलर मैग्मा उसी टाइम का 900 मिलियन ईयर्स में बना है। माउंट आबू का जो ग्रेनाइट है वो 900 मिलियन ईयर्स आज से पुराना, और उसी टाइम में 900 to 850 मिलियन ईयर्स में जो मैग्मा बाहर आके ठंडा हुआ, जिसको मलानी बोलते हैं, मलानी रायोलाइट्स। जो बाड़मेर के आसपास आपको जो पत्थर मिलता है वो मलानी रायोलाइट्स है। वेरी इंटरेस्टिंग है ये इग्नियस रॉक का स्ट्रक्चर। हम आगे अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, इसकी बात कर ली हमने कि क्लासिफिकेशन इग्नियस रॉक का एक टेक्सचर के हिसाब से होता है और एक कॉम्पोजिशन के हिसाब से होता है। दोनों का हमने समझ लिया कि सिलिसिक, इंटरमीडिएट, मैफिक, अल्ट्रामैफिक। ओके, टेक्सचर के हिसाब से फाइन ग्रेन एंड फेनेरिटिक, एफेनेटिक एंड फेनेरिटिक। Okay, so should I go into the detail? I don't think we should go now, but you understood that silicic rock has granite and rhyolite, as I told you, which is at the low grade system. Then intermediate grade system, which is a diorite and andesite. Diorite is a plutonic, andesite is a volcanic. Okay, the mineral composition is like amphibole and plagioclase together, while it has a pyroxene and some plagioclase, which gives you basalt or gabbro. Basalt is a volcanic, while you have more and more olivine, more and more, 90 to 80% of olivine and very small percentage of pyroxene, you get the peridotite, which is called ultramafic mineral, जिसमें सिलिका बहुत कम है। Mafic, MA is magnesium, F
Mafic. Ma is magnesium and Fi means ferrous. Okay, तो mafic mineral, अल्ट्रा मैफिक मिनरल्स, जिसमें सबसे ज्यादा ओलेविन है, FeMg मिनरल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बट एवरीथिंग इज टेम्परेचर कंट्रोल. ओके, इफ द टेम्परेचर is high, you get ultramafic and consolidation in the high temperature. If consolidation at a very low temperature is a silicic mineral, granite. We go to the sedimentary rocks. So now another chapter starts, the sedimentary rocks. So igneous is the first formed rocks on the Earth's surface when about 400 करोड़ साल पहले जो पहला पत्थर सतह पर घन पत्थर बना वो इग्नियस बना. लेकिन जब पानी आया पृथ्वी पर तो पानी ने सब चीजें इरोड करना शुरू कर दी, वेदरिंग इरोजन शुरू कर दिया. वेदरिंग इरोजन से नदियां बन गई. नदियां बनने के बाद एक टोपोग्राफी बनी. उस टोपोग्राफी से बड़े बड़े समंदर में जो पानी भरा था, मतलब जो बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें पानी आया था, उस गड्ढे में फिर से इरोजन होके जो मिनरल का पाउडर, केमिकल इरोजन्स एंड मैकेनिकल इरोजन से पाउडर बड़े बड़े गड्ढे के अंदर जमा हो गया. इससे जो पत्थर बना उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. तो सेडिमेंट्री रॉक बनने का जो अवसर है तभी बना कि जब पृथ्वी पर पानी आया. तो इससे दो टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए, वेदरिंग एंड इरोशन. व्हाट इज वेदरिंग? फिजिकल ब्रेकडाउन and or chemical alterations of the rocks and the minerals. Okay, rocks and the minerals at or near the surface of the earth, which is called weathering. मतलब पानी जहां जहां टच करता है, वातावरण टच करता है, वहां केमिकल ऑल्टरेशन होता है कोई भी मिनरल का, ठीक है, और मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है. पूरी पृथ्वी हिलती है या तो चट्टानें नीचे गिरती है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है. इस पूरी दोनों मिक्स, केमिकल weathering and mechanical weathering together, it's called the disintegration and decomposition. Both together is known as the weathering. Erosion is only removal of those weathered material from its place of origin. मतलब आज बड़े बड़े चट्टानें टूट गई है, लेकिन पानी उस चट्टान को हिला के कहीं नीचे फेंक देता है और जमा करता है. छोटे छोटे ग्रेन्स है, मिनरल ग्रेन्स, वो रॉक से अलग हो गई है और पानी या हवा इसको कहीं और जगह डिपॉजिट कर देती है. इसको बोलते हैं इरोशन. एंड अल्टीमेटली द मटेरियल विच हैज बीन सेपरेटेड and transported, okay, and deposited somewhere, we call that material sediment. Okay, निक्षेप बोलते हैं, निक्षेप. तो ट्रांसपोर्टेशन होके कहीं जगह कुछ दूसरी जगह फिक्स हो जाते हैं. तो नाउ if you want to understand the sedimentary rocks, you must understand the different grain size, because now you are dealing with the erosion, weathering, transportation and depositions of the materials. So the material which has been deposited and consolidated slowly and slowly, so you must understand what are different materials, जिसमें आपके पास क्ले भी होती है, आपके पास मड भी होता है, आपके पास सैंड भी होती है और बड़े बड़े बोल्डर ग्रेवल्स भी होता है. तो नाउ वी हैव टू क्लासिफाई, एंड if you want to understand the name of the rocks or classify the rock, you must understand the grain size. So grain size का चार्ट आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा ग्रेन साइज है क्ले. यहाँ देख लीजिए, ये मिलीमीटर का 1/256 मिलीमीटर जिसका डायमीटर होता है उसको क्ले बोलते हैं. जैसे जैसे डायमीटर कम हो जाता, ज्यादा हो जाता है, diameter of the grain, I am talking about the diameter of the grain, 16 मिलीमीटर डायमीटर से ऊपर वाला है जिसको हम कोबल बोलते हैं. तो क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेन्यूल, पेबल, कोबल, जितने छोटे छोटे कण हैं उन सबका एक्चुअल क्लासिफिकेशन है. आप फील करके देख करके विद द नेकेड आई ऑल्सो यू कैन क्लासिफाई कि ये पेबल है, सैंड है, ग्रावल है. Okay. Based on those grain size in the rock,
Okay, you can have broad sedimentary rock classifications: mud rock, sandstone, or conglomerate. Okay, and in the mud size 1/256 to 1/16 size, you may have the claystone, mudstone, siltstone. Okay, so these are the broad classification based on the grains. Okay, if you have understood properly the physical chemical weathering, if you have understood the mechanical transportations of these grains and depositions, and then consolidation of those material, then we go further how they form. These rocks are formed. I skipped this portion, the kind of chemical weathering, but you get different types of structures based on the chemical weathering. Such kind of structures you might have seen in moving in the areas like in Kutch, several of the rocky areas. We call it a kind of honeycomb weathering. So there are some processes through which you get a chemical. So oxidation, hydrolysis, and dissolutions are the processes through which you get a chemical weathering, and the rocks or minerals destroy, and the material which goes into the solutions. So dissolution में मटेरियल डिजोल्व होके वो पानी में चला जाता है, और कई सालों, कई हजारों साल के बाद वो जब पानी समंदर में जाता है तो उसका प्रेसिपिटेशन होता है. इसको बोलते हैं केमिकल ओरिजिन रॉक. और द मटेरियल विच हैज जस्ट सेपरेटेड एंड डिपॉजिटेड, जिसको बोलते हैं मैकेनिकली क्लास्टिक, इसको बोलते हैं क्लास्टिक रॉक. सो वी हैव प्योरली टू मेजर grades of rock: clastic sedimentary rocks and non-clastic sedimentary. क्लास्टिक में ये होता है कि मैकेनिकली जो ग्रेन होता है वो ग्रेन डिसॉल्व, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, और ग्रेन सिर्फ पुराने पत्थर से निकल के ट्रांसपोर्ट होके कहीं डिपॉजिट होता है, कई हजारों किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर, कई टेंस ऑफ किलोमीटर दूर जाके वो डिपॉजिट होता है. यू कैन सी हियर स ग्रेन, स्मॉल ग्रेन्स, big one, smaller one, very small one. They are mechanically weathered, transported and deposited. Okay. आपके पास बड़े बड़े ग्रेन्स हैं एक पत्थर में, तो उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, और वो कॉन्ग्लोमरेट में मोस्टली ग्रेन्स राउंडेड होते हैं. वाइल इन ब्रेक्सिया नाम का एक पत्थर है जिसमें ग्रेन्स एंगुलर होते हैं. इफ यू गो टू द स्मॉलर ग्रेन साइज, द स्मॉलर ग्रेन्स का जो पत्थर बनता है जिसको हम सैंडस्टोन बोलते हैं, जो सैंड साइज है, जिसको 1/16 mm to 2 mm का जो सभी सैंड बोलते हैं. 1/16 इज अ वेरी फाइन सैंड, एंड 2 मिलीमीटर का सैंड ग्रेन होता है जिसको हम बोले कोर्स ग्रेन्ड सैंडस्टोन. इससे थोड़ा फाइन इसको बोलते हैं हम सिल्टस्टोन, जो 4 माइक्रोन से लेके 2 mm तक का होता है. क्ले स्टोन लेस देन 4 माइक्रोन का जो है, जो क्ले स्टोन ओनली क्ले से बना हुआ, तो ये बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज वी हैव क्लासिफाइड द सेडिमेंटरी रॉक्स व्हिच इज कॉल्ड द क्लास्टिक सेडिमेंट्स. सेडिमेंटरी रॉक्स व्हिच हैज द क्लास्टिक ओरिजिन, केमिकल और बायोकेमिकल ओरिजिन होता है. तो रॉक्स के अंदर जो ग्रेन्स होता है वो कभी कभी मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वहीं का वहीं प्रेसिपिटेशंस, अवक्षेपण होके नीचे बैठ जाता है. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण होना. तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण जब पीएच वैल्यू, पानी की पीएच वैल्यू में डिफरेंस आता है और कोई दूसरा पदार्थ आता है और पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है, तो जो पदार्थ है जो पानी के अंदर डिसॉल्व है, जो कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व है, या तो कैल्शियम सल्फेट डिसॉल्व और एनी अदर एलिमेंट्स व्हिच इज डिसॉल्व, एंड इट हैज ट्राइज टू change the position because of the some temperature or the pH value of the solution or the water, they get precipitated. तो ये ऐसी कंडीशन जो हम हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेबोरेटरी में हम जो पैदा करते हैं, अवक्षेपण करते हैं, वैसा पूरे समंदर में ऐसा अवक्षेपण होता है, तब बड़े बड़े लाइमस्टोन बनते हैं. तो ऐसे लाइमस्टोन मिक्रिटिक लाइमस्टोन, फॉसिलिफरस लाइमस्टोन, ओलिटिक लाइमस्टोन और
और ये कॉन्क्विना लाइमस्टोन है। तो जिसमें अलग अलग प्रकार का हमको लाइमस्टोन मिलता है, जिसमें चर्टी लाइमस्टोन भी होता है। सम लाइमस्टोन्स, लाइमस्टोन का मतलब है जिसमें लाइम है, लाइम का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित भी होता है। और दूसरा तरीका है कि बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो है, बायोटा, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मेगा ऑर्गेनिज्म, इसमें इनवर्टिब्रेट्स जो शंख होता है, शीप होता है, और अदर क्रस्टेशियंस होता है, और मेनी अदर एनिमल्स विच एज द कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है जिसके पास, वो मर जाता है तो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट एनिमल जब मर जाते हैं, जो हम शिप बोलते हैं, छिप बोलते हैं, या तो शंख बोलते हैं, वो मर जाते हैं तो नीचे बैठ जाएगा और एक लेयर 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 बनाएगा। आप जब कच्छ में घूमते हो, और कच्छ में कई ऐसे जगह है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच से बना हुआ फोरामिनिफर लाइमस्टोन है, मिलियोलाइट लाइमस्टोन, जिससे आज सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी वहां फ्लोरिश हुई है, बिकॉज ऑफ दैट calcium carbonate rock. So these kind of rocks are known as the fossiliferous limestones. Kutch is very famous for such kind of calcium carbonate based uh, fossiliferous limestones. So almost all types of limestone you get in Kutch. Some other sedimentary, to identify sedimentary rocks, there are some other structures which shows you the process of depositions. So the kind of structure which halfway get consolidated, not freeze but consolidated, we call it a diagenesis. तो ये डायजीनेसिस हाफ वे हो जाता है, कॉन्सोलिडेट हो जाता है, तो आपको जो प्रोसेस, सेडिमेंट्री प्रोसेस हुई है, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त होता है कि ये रिपल मार्क्स, आज भी नदी के तट पर जाओगे, समंदर के तट पर जाओगे, तो आपको ऐसे ही पैटर्न्स मिलती है सैंड के ऊपर, या तो सिल्ट और क्ले, या तो मड के ऊपर ये पैटर्न मिलती है। ये पैटर्न जब कॉन्सोलिडेट होने के बाद भी आपके पास सामने आती है, तो इसको बोलते हैं रिपल मार्क्स। सो ऐसे कई अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रोसेस उस टाइम में हजारों लाखों करोड़ों साल में प्रोसेस हुई है, वो आज पत्थर से प्राप्त होती है। जैसे कि भुज सैंडस्टोन में ऐसे कई स्ट्रक्चर मिलते हैं जो 100 मिलियन साल पुराना है। भुज के अंदर जो सैंडस्टोन, जिसके ऊपर भुज सिटी है, और आसपास के कई जगह पर आपको ये सैंडस्टोन में ये पैटर्न मिलती है, मड क्रैक्स मिलती है, फॉसिल का मार्क मिलता है, और माउंट्स मार्क, ग्रेडेड बेडिंग मिलता है। ये सब चीजें आपको प्रोसेस दिखाती है। तो दिस, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन मेक द प्रेजेंट डे एनवायरमेंट कि ये सब कहाँ बनता है। सो very simple form, very simple sentence in geology is present is the key to the past. If you know the present, you can understand the past. You can, if you know the past, you can understand the present. But present is in front of you, because you can now move to the beach area. You can now move into the shelf area, continental shelf area. You can now move onto the lake area, river area, mountainous area, where what kind of process is going on, कौन सी प्रोसेस वहां बन रही है, उस हिसाब से वहां पत्थर बन रहे हैं, वो रॉक बन रहे हैं। तो रॉक 100 मिलियन साल पुराना रॉक है, जो जिस प्रोसेस से बना है, वो प्रोसेस तब समझ में आएगी कि तुमको आज के दिन में प्रोसेस समझ में आना जरूरी है। तो बीच एरिया का रॉक अलग होता है, डेल्टा, tidal flat, barrier islands, fluvial system, glacier systems in the continents, playa lake systems, which is in the Great Run of Kutch, is a kind of playa lake, alluvial fan systems, okay, and dune systems. So these are different areas where sediments get deposited and consolidates. So we call it a sedimentary environment. So we must understand sedimentary environments of present day. Then and then you can decipher the sedimentary environments of the past based on the similar structures you get in the rocks. Okay. Now, the third chapter and the last chapter, which is very interesting also, कि ये सब सेडिमेंट्री इग्नियस रॉक्स बनने के बाद पृथ्वी के पास अंदर इंटरनल एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि आज तक 4.5 अरब साल तक वो एनर्जी अभी तक बंद नहीं हुई। आज भी अंदर लावा, आज भी अंदर गर्मी है, और वो अभी भी 4 बिलियन साल तक चले, इतनी गर्मी है।
लेकिन मर जाएगी एक दिन। लेकिन इस इंटरनल एनर्जी से हमको प्लेट टेक्टोनिक्स, जो हमारी परतें हिल रही है, हमारी पूरी कॉन्टिनेंट्स, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द इंटरनल एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दोज इंटरनल एनर्जी वी हैव गॉट द चर्निंग एंड मेटामॉर्फिज्म्स और विकृतीकरण ऑफ डिफरेंट रॉक्स। ये होता है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है, आज भी नीचे चल रहा है, हर घंटे हर सेकंड वो चल रहा है अंदर मेटामॉर्फिज्म। तो एक रॉक जो आज इग्नियस है या सेडिमेंट्री रॉक है, इसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उस रॉक का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उस रॉक का पूरा टेक्सचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन से पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर नीचे ये घटना होती है। हम इसको सरफेस के ऊपर, वो रॉक आज से कई मिलियन साल पहले जब नीचे थे और ऊपर आ गए टेक्टोनिक प्रोसेस से, तभी हम समझ पाए कि ये घटना 20-25 किलोमीटर नीचे मेटामॉर्फिज्म की, दैट मींस टेम्परेचर और प्रेशर से रॉक का पूरा फॉर्मेशन भी चेंज हो जाता है, कभी कई बार कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जनरली कंपोजिशन चेंज नहीं होता, टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो दीज आर वेरी सिंपल plutonic processes. You can see one plate goes down the other, and this metamorphic activity, that means the temperature and pressure activities, which generally forms at 20 kilometers or 30 kilometers below the surface. And this particular rocks, which when comes on the surface, then we can study those rocks. So basically, metamorphism is a Vikruti of different rocks, whether it is a igneous, metamorphic, or sedimentary rocks. You need a parent rock. Either वो parent rock कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर igneous, sedimentary और metamorphic rock हो सकते हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से अलग रॉक बनता है, लो टेम्परेचर से अलग रॉक बनता है, और हाई प्रेशर से अलग रॉक बनता है, लो प्रेशर से अलग रॉक बनता है। तो टुडे, बेस्ड ऑन द मिनरल ग्रेन्स and the arrangement of those mineral grains in the metamorphic rocks, we come to know that at what depth this particular rock is formed, this metamorphic rock is formed, and under what physical condition it has undergone, and at exactly tectonically वो कहाँ होता था और आज कहाँ है, ये सब हम पढ़ सकते हैं। मेटामॉर्फिक्स तीन प्रकार के होते हैं: हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बहुत ही छोटे एरिया में, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एरिया में इनकी इफेक्ट देखने को मिलती है कि टेम्परेचर एकदम से कोई लावा प्रस्फुटन किया, लावा बाहर निकला, और लावा की गर्मी से साइड में जो पत्थर है, नेक जो होती है ना, बड़ी ट्यूब होती है, ट्यूब से लावा बाहर आता है। तो ट्यूब का जो कुछ 15, 17, 16, 100, 200 मीटर का जो हिस्सा है, जिसमें टेम्परेचर एकदम से ज्यादा बढ़ जाता है, और इससे रॉक मिनरल का ग्रेन में चेंज आ जाता है, मिनरल चेंज हो जाता है, या तो अल्टरेशन हो जाता है। तो ये जो बोलते हैं, जिसका व्याप सिर्फ कुछ मीटर में होता है या कुछ किलोमीटर में होता है, जिसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म ये होता है कि जिसमें हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, जिसमें वाटर वेपर, सिलिका वेपर, फ्लोराइड वेपर, सल्फर वेपर, सल्फ्यूरिक गैस, ये सब जो जमीन के अंदर से अलग अलग क्रैक्स और ओपनिंग्स में जब जाता है, तो जो मेटामॉर्फिज्म क्रिएट करता है और रॉक को अल्टर करता है, और ओरिजिनल रॉक के अंदर कोई मिनरल है, उसको अल्टर करके नई मिनरल बनाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल मिनरल। और ये हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी ऑफ द मिनरल्स टुडे वी आर गेटिंग, लाइक mica, like zinc sulfides, like copper sulfides, okay, iron sulfide, pbk sulfide, ये सब जो मिनरल हम आज प्राप्त कर रहे हैं हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म ये होता है कि पूरे क्षेत्र में, हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में ये मेटामॉर्फिक एक्टिविटी होता है, जिसमें हमने जो पिक्चर में जो बताया है कि प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाती है, तो ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म का ज्यादातर प्रभाव होता है। नाउ हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द
rock, metamorphic rocks. Okay, and how it changes their textures. Okay, so if you have the rocks which has several grains like this in igneous rocks. So suppose this is an igneous rocks. Okay, it has tremendous pressure both the sides. So the mineral grains which are arranged in a particular directions. Okay, so this is very simple process of the 1 minute. Okay. Simple process of how igneous rock converts into the metamorphic rocks. And what is the difference? In the igneous rocks, you have several minerals which are not arranged in a particular directions like a granite. And here you get a specific directions or specific plane on which the grains are arranged. Okay, so this is a schist and this is a granite. Okay, if you see the other foliated metamorphic, so there are two types of metamorphic rocks. One is a foliated and which is non-foliated. Okay, the foliated metamorphic rocks, which are like slate, schist, gneiss. Okay, slate is a low grade, schist is a intermediate grade, and gneiss is a high grade. Foliation means the arrangement of some particular minerals. Specifically, now you know the biotite and muscovite minerals. They arranged in a one plane. Okay, so planar arrangement of those phyllosilicate minerals. Okay, that is known as foliated minerals. Okay, so this foliation, when temperature goes up and up, the foliation becomes more stronger and stronger, and the biotite converts to the other higher grade minerals. So mineral get changed with the pressure and temperature. So this is what the overall composition of the rock may remain the same. Suppose sandstone is a sedimentary rocks, but when it converts into quartzites, which is a metamorphic rocks, overall composition of rock is not changed, but the minerals are changed. Sometimes minerals are not changed, only texture is changed. So this is very important for the metamorphic rocks. We go little bit faster, I know. See, these are some of the metamorphic rocks, which is a low grade. Slate is a low grade. Schist is intermediate grades. How it looks when you go to the Himalaya, you get mostly such kind of metamorphic rocks. Gneiss and schist, and migmatite is the highest grade metamorphic rocks. Migmatite is called the mixed rocks. In a very simple terminology, it is called mixed rocks. But in the higher grades, like in बद्रीनाथ, if you have gone, बद्रीनाथ में जो ऊपर माना पास के अंदर जो मिलता है वो सब मैग्मेटाइटिक रॉक्स है. बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे जाओगे चमोली तक तो नाइस मिलता है. चमोली से नीचे जाओगे श्रीनगर तक तो शिस्ट मिलता है. शिस्ट से नीचे जाओगे श्रीनगर से नीचे आओगे देहरादून तक तो बीच में आपको स्लेट मिलेगा. जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे हायर ग्रेड ऑफ रॉक्स आपको मिलेगा. ये आप अपने आप भी वहां देख सकते हो और जान भी सकते हो. अभी कभी भी जाने का होता है तो ये सब रॉक आप श्रीनगर जाइए, आपको ये शिस्ट बहुत ज्यादा मिलेगा. श्रीनगर से ऊपर नाइस मिलेगा. दूसरा जो ग्रुप है वो नॉन फॉलिएटेड, जिसमें फॉलिएशन मतलब मिनरल का ग्रेन है एक स्पेशल लाइन और स्पेसिफिक प्लेन में नहीं अरेंज होता है, जिसको बोलते हैं नॉन फॉलिएटेड रॉक, जो ज्यादातर टेम्परेचर ओरिएंटेड है. टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओवरऑल रीजनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, तभी ये रॉक बनता है. जैसे कि सैंडस्टोन जो हमने सेडिमेंट्री रॉक देखा, वो टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर में क्वार्टजाइट बन जाता है. बहुत का मतलब है 500 से 800 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं, तो क्वार्टजाइट बन जाता है. ऐसे हॉर्नफेल्स है, मार्बल है जो कैल्शियम कार्बोनेट वाली, लाइमस्टोन है जो सेडिमेंट्री रॉक में हमने देखा, जिसका मेटामॉर्फिज्म होके उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है तो मार्बल बनता है. जो जितना मार्बल आप अंबाजी और राजस्थान में देखते हो, वो एक दिन वो बड़ी बड़ी लाइमस्टोन की डिपॉजिट्स थी. एंथ्रासाइट, दो ओनली कार्बन, जो कोल, लिग्नाइट और पिट नाम की जो डिपॉजिट होती है, वो हाई टेम्परेचर में एंथ्रासाइट बनाती है, जिसमें कार्बन का कंटेंट ही होता है.
So temperature and pressure is very important factor in entire metamorphic generation of the metamorphic rocks. This is the same thing which I told you, that based on the type of the grains, okay, and based on the temperature and based on the pressure, the left to right, the rock group of rocks will be changed. So shell is a sedimentary rock, but it converts into the metamorphic rocks. Late low grade metamorphic rock, intermediate schist and nice high grade metamorphic rocks. इसमें homogeneous होता है, that means grain size homogeneous होता है, clay होता है. Clay converts into the microscopic mica grains in the slate at a low temperature. Okay, now the microscopic mica grains, which actually converts from the clay, which becomes the larger mica grains in the intermediate grade. Okay, and the same mineral with the high temperature and high pressure become the feldspar and mica grains. So temperature and pressure पूरी मिनरल का कंपोजिशन चेंज कर देती है, सॉरी मिनरल चेंज कर देती है और उसका ओरिएंटेशन चेंज करती है. So this is all igneous metamorphic and sedimentary rock के बारे में हमने आज कुछ जाना. So I hope you enjoyed it. It needs practical experience. If you go to the जी department and you see the rocks, then it is very easy to बिल्कुल understand. आप बिल्कुल हाथ में गैब्रो बेसाल्ट लेके बैठो, हमको ये भी जानना है कि सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक को कैसे अलग किया जाए उसके टेक्सचर के हिसाब से. तो ये पहले समझना पड़ेगा कि बेसाल्ट कैसे बाहर आया और बना. समटाइम्स यू जी कैन नॉट अंडरस्टैंड some rocks which are of black color. Many of the rocks are black in color, but then you have to take the section of it, just like डूंगली जो प्याज का जो एक सेक्शन लेते हैं ना, प्याज के सेक्शन की तरह हम रॉक का भी सेक्शन लेते हैं स्पेशल मशीन में. तो उसका सेक्शन लेके हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो यू गेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, optical property of the different minerals. And even if the rock is not identified, we go for the chemical analysis. Today, XRF, X-ray fluorescence spectroscopy is a good technique to understand the chemical classification of the minerals and rocks. ये है हमारी इंस्टीट्यूट में सभी सुविधा है, करोड़ों अरबों रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास. तो इफ यू हैपन टू बी आई मीन इन द रिसर्च, you can very much welcome. चलो, थैंक यू सर. जी जी